घर पर हर वक्त रहने के कारण मार्केट से खाने पीने की चीजें लाने की जिम्मेदारी अनुराधा आंटी ने अपने जिम्मे उठा रखी थी। इस वजह से उनके फ्रिज में ताजे सब्जियों और फलों की कोई कमी नहीं होती थी। जल्दी ही कार कृतिका के घर के पास आ पहुंची। कृतिका दोनों के साथ अपने घर की ओर बढ़ चली। जिस अपार्टमेंट में वो और अनुराधा रहते थे, उसमें कोई लिफ्ट नहीं थी। दूसरा, उनका घर दूसरे माले पर था, जो कि 4 फ्लोर की उस बिल्डिंग में ज्यादा ऊंचा तो नहीं था, लेकिन अपनी अधिक उम्र के कारण उर्मिला इस ऊंचाई को चढ़ने में थक कर हांफने लगी थी। अपनी माँ को कोई शौक ना देने का सोचकर कृतिका ने बीच रास्ते में ही उन्हें कॉल कर बता दिया था कि उनके साथ 2 प्यारे गेस्ट डिनर पर आ रहे हैं। फोन कट करने के बाद अनुराधा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने 2 प्यारे गेस्ट क्यों कहा? थोड़ी देर बाद डोरबेल के बजने पर वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए गई। दरवाजा खोलने पर उन्हें कृतिका के पीछे 2 ओल्ड लेडीज नजर आई, खासकर उर्मिला देवी। वो उम्र में अनुराधा आंटी से काफी बड़ी रही होंगी। वो कुछ पल के लिए हैरान थी, फिर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम किया। हेलो, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना अंदर। कृतिका ने पहले उर्मिला और पल्लवी आंटी को अंदर जाने का रास्ता दिया। वो उन दोनों की बात घर के अंदर आई। अपनी सैंडल उतारकर हाथ धोने के दौरान कृतिका ने अनुराधा से कहा, माँ, जब मैं नेपाल में शूटिंग कर रही थी, तब मेरी मुलाकात दादी माँ और आंटी से हुई थी। इत्तेफाक से आज जब कपड़े लेने के लिए मैं मॉल गई, तो मेरी फिर से दोनों से मुलाकात हो गई। दादी माँ और आंटी खुद भी शॉपिंग करने के लिए सिटी मॉल आए हुए थे। माँ, आप दादी माँ और आंटी से बातें कीजिए, तब तक मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ। अपनी बात पूरी करने के बाद कुछ सोचकर कृतिका ने अनुराधा के कान में धीमे से कहा, दादी माँ को आंटी पुकारे जाना पसंद नहीं है, इसलिए आप गलती से उन्हें आंटी मत कह दीजिएगा। कृतिका के ये सब कहने के दौरान ही अनुराधा ने 2 अलग-अलग प्लेट में फ्रूट कट करके रख लिए थे। उन्होंने दोनों को सोफे पर बैठने के लिए कहा और उनके सामने की टेबल पर फलों से भरा प्लेट रख दिया। मैं आप दोनों को क्या कहकर बुलाऊं? अनुराधा आंटी में कोई छल कपट नहीं था। उनकी बातें हमेशा सीधी और सिंपल हुआ करती थी। मैं उर्मिला हूँ, उर्मिला देवी ने कहा, और ये मेरी बहू पल्लवी। अनुराधा आंटी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दोनों एक्चुअल में कौन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उर्मिला देवी से कहा, उर्मिला माँ। जब उर्मिला देवी ने अनुराधा के मुंह से अपने लिए माँ शब्द सुना, तो वो खुश हो गई। पल्लवी के अलावा और किसी फीमेल ने उन्हें काफी लंबे समय से माँ कहकर नहीं पुकारा था। उन्हें जानने वाला हर कोई जो पल्लवी की उम्र के आसपास था या उससे बड़ा, वो भी उन्हें ओल्ड मैडम ओबेरॉय ही कहकर पुकारता था। अब जब उन्होंने अनुराधा को खुद के लिए सिंसियरली माँ शब्द का इस्तेमाल करते सुना, तो वो दिल ही दिल में खुश हो गई। हालांकि पल्लवी दिखने में अनुराधा से थोड़ी यंग लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो उनसे 2 साल बड़ी थी। इसलिए अनुराधा ने उन्हें पल्लवी जी कहकर पुकारा। उनकी बातें धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी और इधर कृतिका तेजी से खाना बनाने की तैयारी में लग गई। एक्चुअल में उर्मिला देवी ने कृतिका के घर में उसके हाथ से बना खाना खाने की जिद इसलिए की थी क्योंकि वो उसकी माँ अनुराधा से मिलना चाहते थे। वो देखना चाहती थी कि कृतिका की माँ कैसी औरत है। सच कहा जाए तो कृतिका को देखकर ही उन्हें लगा था कि उसकी माँ बुरी तो नहीं हो सकती, और आखिर में उनकी सोच सही भी साबित हुई। भले ही उसने वीरेंद्र जैसे जाहिल और घटिया इंसान से शादी की थी, लेकिन इससे उनकी खुद की पर्सनालिटी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा था। उसकी संगत में सालों तक रहने के बाद भी उनका दिल साफ था और वो प्यारी होने के साथ साथ नेक दिल भी थी। फाइनली उर्मिला देवी को समझ आ गया कि कृतिका में इतने अच्छे गुण किस वजह से आए हैं। कृतिका हर तरह से अपनी माँ पर गई थी। धीरे धीरे उनके बीच बातें होती रहीं और दूसरी तरफ कृतिका जल्दी जल्दी डिनर तैयार कर दी रही। डिनर रेडी होने के बाद जब वो डिशेस को बारी बारी से डाइनिंग टेबल पर लाकर रख रही थी कि उसे उर्मिला देवी की शॉकिंग आवाज सुनाई पड़ी। क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है? अनुराधा थोड़ी उदास हो गई। उनके चेहरे पर पछतावा साफ साफ झलक रहा था। मैंने काफी वक्त से उसे छुआ तक नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी सिटी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में एक गिटारिस्ट थे। ब्रेक के बीच में वो गिटार क्लासेस लेते थे। मैं भी उसी क्लास में बाकी बच्चों के बीच में बैठकर उनसे गिटार बजाना सीखा करती थी।
वो चाहते थे कि बड़ी होने के बाद मैं भी उनके प्रोफेशन को फॉलो करूं। उन्हें लगता था कि मैं इस लाइन में काफी अच्छा काम कर सकती हूँ। लेकिन बाद में अनुराधा आगे बोल नहीं पाई। अगले ही पल उनकी आंखें भर आई। मैंने उन्हें निराश कर दिया। वीरेंद्र से शादी करने के बाद घर संभालने के साथ साथ वो उसके बिजनेस को संभालने में उसकी हेल्प करने लगी थी। इस वजह से गिटार बजाने की उनकी प्रैक्टिस धीरे धीरे छूटती चली गई। और बाद में जब कृतिका पैदा हुई तो उन्होंने गिटार बजाने का अपना सपना पूरी तरह से छोड़ दिया। 22 साल से वो उनके घर में एक कोने में संभाल के रखा हुआ था। अब तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो उसे बजा सकती है या नहीं। कृतिका एकदम से शॉक्ड हो गई। माँ, मुझे कभी इस बारे में मालूम नहीं था। कृतिका ये बात जानने के बाद खुद को ब्लेम करने लगी। उसे महसूस हुआ कि अपने दूसरे जन्म में अपनी माँ के पास लौट आने के बाद भी वो उन्हें अब तक अच्छे से समझ ही नहीं पाई है। वापस उसके पास आने के बाद वो कई ऐसी चीजों में उलझी रही कि उसे उनसे ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला, जिस वजह से वो उन्हें अभी भी अच्छे से जान नहीं पाई थी। उसे अपनी माँ के साथ और वक्त बिताने की जरूरत थी। अनुराधा आंटी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने इस बारे में कभी तुमसे कोई बात नहीं की थी बेटा। फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता होता? अपने जन्म के बाद से तुमने मुझे कभी गिटार बजाते हुए कहाँ देखा, इसलिए तुमने मुझसे इसे लेकर कभी कोई सवाल ही नहीं किया। अनुराधा नहीं चाहती थी कि इसके लिए कृतिका खुद को ब्लेम करे। इस बीच पल्लवी ने कहा, जानती हूँ कि इसे छोड़े हुए आपको एक अरसा हो चुका है, लेकिन अगर आपको अब भी ये पसंद है तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आपको फिर से बस एक कोशिश करनी होगी। उर्मिला देवी ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। बिल्कुल सही। क्या तुम अभी गिटार बजा सकती हो? अनुराधा ने हैरानी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं कह नहीं सकती। 22 साल से मैंने उसे छुआ तक नहीं है। उनकी बात सुन उर्मिला देवी एक्साइटेड हो गई। यानी कि तुम्हारे पास घर में एक गिटार है? हाँ है तो, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। भले ही मैंने दोबारा कभी गिटार प्ले नहीं किया, लेकिन अपने पिता की याद में उसे संभाल के रखा हुआ है। क्या तुम अभी ये कोशिश करना चाहोगी? उर्मिला देवी की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। भले ही काफी वक्त से तुमने उसे प्ले नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपने पिता के सिखाए लेसन्स तुम अभी तक भूली तो होगी नहीं। तुम्हें अब भी उसके बेसिक्स याद होंगे। यानी अगर तुमने अभी इसे फिर से सीखने की कोशिश की तो तुम काफी तेजी से इसे प्ले करने में पहले की तरह माहिर हो जाओगी। अब जब तुम घर पे आराम कर रही हो तो तुम्हारे पास काफी खाली समय रहता होगा। घर में खाली बैठने से अच्छा रहेगा कि तुम फिर से इसे सीखो। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। उर्मिला देवी की बात सुनकर अनुराधा ने खुशी से उनकी बात पर सहमति जताई। आप ठीक कह रही हैं, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मैं 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर अनुराधा घर के दूसरे कमरे में रखा अपने पिता का गिटार लाने चली गई। मैं जरा उनकी मदद करती हूँ, कृतिका ने कहा। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी माँ के पास जाने की परमिशन दी। उनकी परमिशन मिलते ही वो तेजी से अपनी माँ के पीछे गई। अनुराधा ने अपने कमरे की ऊपर की दीवार पर उसे टांग रखा था। वो एक चेयर दीवार के करीब लाकर उस पर चढ़कर उसे उतारने ही वाली थी। कृतिका ने तुरंत उन्हें ऐसा करने से रोका। माँ, आप रुकिए, मैं इसे उतारती हूँ। अनुराधा ने भी कृतिका को रोका नहीं। वो झट से चेयर पर चढ़कर उसे नीचे उतार ले आई। हालांकि अनुराधा ने कहा था कि उसने सालों से उसे टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे काफी संभाल कर रखा था। वो गिटार के केस को हमेशा साफ करती रहती थी। इस वजह से उस पर जरा भी डस्ट नहीं थी। कृतिका ने वो केस आराम से नीचे उतारा। उसे ओपन करने के बाद उसने देखा कि वो गिटार सच में काफी पुराना था। काफी पुराना होने के बाद भी अनुराधा ने उसे काफी संभाल के रखा था। अनुराधा ने सावधानी से और बड़े ही आराम से उस केस से गिटार को उठा लिया। वो उसे ऐसे थामे हुए थी जैसे उन्होंने किसी बच्चे को अपनी गोद में थाम रखा है। उनके उस गिटार को पकड़ने के तरीके को देखकर ही देखने वाले समझ सकते थे कि उनके दिल में उसे लेकर काफी प्यार और अपनापन भरा पड़ा है। ये सिर्फ अनुराधा को अपने पिता की तरफ से मिला एक तोहफा नहीं था। गिटार बजाना उनका पैशन भी था। क्या इसे अभी भी प्ले किया जा सकता है? कृतिका ने सवाल किया। वैसे भी इसे काफी टाइम से प्ले नहीं किया गया था। हाँ, मुझे भरोसा है। अनुराधा ने एक हल्की थिरकन उस गिटार पर की और कहा,
चलो हॉल में चलते हैं। हे भगवान, मैंने तो डिनर रेडी करके टेबल पर रख भी दिया है। मैं पहले जाकर उन्हें कहती हूँ कि हम पहले खाना खा लेते हैं, वरना पूरा खाना ठंडा हो जाएगा। कृतिका जल्दी जल्दी में बोली। अनुराधा मुस्कुरा उठी। अब भी एकदम बच्ची ही हो तुम। कृतिका की लापरवाही के लिए उन्होंने उसे डांटा नहीं। वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि उस लड़की को आम लड़कियों की तरह थोड़ा तो लापरवाह होना चाहिए। वो नहीं चाहती कि वो हमेशा हर काम में परफेक्ट हो। अपनी उम्र के हिसाब से उसकी जरूरत से ज्यादा मैच्योरिटी उनके दिल को दर्द देती थी। वो खुद भी चाहती थी कि किसी नॉर्मल माँ की तरह वो अपनी बेटी की गलतियों को सुधारे, उन गलतियों को लोगों की नजरों से छुपाए। लेकिन कृतिका उन्हें ऐसा करने का कोई मौका ही नहीं देती थी। थैंकफुली अनुराधा ने अपनी इस सोच के बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। नहीं तो दूसरी बच्चियों की माँ उनके ख्याल को जानने के बाद उससे नफरत और दुश्मनी करने लगती। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि उसकी बच्ची समझदार ना होकर लापरवाह बने, अपने काम की जिसे कोई चिंता ही ना हो। अनुराधा इस मामले में लकी थी, लेकिन वह चाहती थी कि कृतिका थोड़ा तो अल्लड़पन दिखाए। ये सारी ख्याल मन में लिए अनुराधा डाइनिंग टेबल की ओर आ रही थी। इस दौरान कृतिका ने जल्दी जल्दी टेबल पर सभी के लिए डिनर सर्व कर दिया। पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद मैं इस पर कोई धुन बजाने की कोशिश करूंगी, अनुराधा ने पल्लवी और उर्मिला देवी से कहा। किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने डिनर किया। ये सारी डिशेस कृतिका ने अकेले तैयार की थी। जल्दी जल्दी में दो तरह की सब्जी के साथ कृतिका ने मखाने की खीर और गर्मा गर्म पूरी तरी थी। सब्जी में एक डिश मशरूम की थी, दूसरी बेसन की। उर्मिला देवी ने बारी बारी से सभी के साथ एक एक कौर चखा। हर बाइट के साथ वो कृतिका की तारीफ में अपना सिर हिला रही थी। उन्होंने अनुराधा से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि इस लड़की को इतना अच्छा खाना बनाना आता होगा। आज के जमाने की लड़कियां, खासकर शहरों में रहने वाली लड़कियों को ज्यादा अच्छी कुकिंग नहीं आती, लेकिन कृतिका इससे एकदम उलट है। उनकी प्रशंसा से अपनी बेटी के लिए खुश होती हुई अनुराधा दिल ही दिल फिर से उदास हो गई। जिन लड़कियों की बात उर्मिला देवी ने की थी, उन्हें इतने प्यार से पाला पोसा जाता था कि उन्हें कभी किचन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या कृतिका को कभी ऐसा प्यार मिला था? वो किस तरह के माहौल में पली बड़ी थी? कृतिका के जन्म के वक्त और उसके यंग होने तक भी उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं हुई थी। बावजूद इसके अनुराधा ने कभी उसे कोई तकलीफ होने नहीं दी थी। उस वक्त सच में कृतिका को कुछ भी पकाना नहीं आता था। लेकिन वीरेंद्र के उन्हें डिवोर्स देने के बाद उसकी भलाई के लिए उन्होंने कृतिका को वीरेंद्र के पास ही रहने देना ठीक समझा। पढ़ाई के लिए जब वो बोर्डिंग स्कूल में थी, तब उसे कैंटीन का खाना खाना होता था, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन छुट्टियों के दौरान स्कूल कैंटीन बंद रहते थे। इस वजह से कृतिका ने अपने कमरे में एक गैस चूल्हा रखा हुआ था। वो छुट्टियों के दौरान बाहर से कुछ ना खाकर खुद ही अपने लिए खाना बनाया करती थी, जो कि थोड़ा सस्ता भी था। लेकिन आगे जाकर उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई और उसे सोनाली का असिस्टेंट बना दिया गया। उसे साई की तरह सोनाली के साथ रहना होता था। कई बार अपनी शूटिंग पूरी कर सोनाली लौट जाया करती थी, लेकिन कृतिका को वहीं रुककर उसके लिए जरूरी काम निपटाने पड़ते थे। उस बेचारे को कुछ खाने का मौका तक नहीं मिलता था। जब तक वो राठौर भवन वापस पहुंचती थी, तब तक वहां सभी लोग खाना खा चुके होते थे। कोई उसकी सुध तक नहीं लेता था। वो टीवी देखने में या किसी भी तरह के मन बहलाने वाले कामों में लगे रहते थे, जैसे अपने दोस्तों से बात करना या खाने के बाद वॉक करने के लिए गार्डन में चले जाना। यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी अकड़ से कह देती थी कि मैं यहाँ 3 लोगों के खाने पीने का काम देखने के लिए हायर की गई हूँ, किसी चौथे इंसान के लिए नहीं। उसकी ये अकड़ सौम्यता के कारण थी, जिसने अकेले में उसे कृतिका के लिए कुछ भी पकाने से मना कर रखा था। इस वजह से घर पहुंचने के बाद कई बार, या यूं कहीं तो हमेशा ही, कृतिका को रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। पहले तो सौम्यता उसे कुछ खाने के लिए देती नहीं थी, ऊपर से वो उसे ताने मारा करती थी, डिनर के लिए तुम्हें घर पर टाइम पे आना चाहिए। आजकल के बच्चे कितने बिगड़ गए हैं, रात रात भर बाहर रहकर इन्हें पार्टी करने में बड़ा मजा आता है। समय पर घर आने से किसी को कोई मतलब ही नहीं। तुम जैसे बच्चों को ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है और ना ही अपने पेरेंट्स की। देर रात घर के बाहर रहकर पार्टी करना, हाँ,
उसे तो अपने काम के कारण घर के बाहर रहना पड़ता था। नहीं नहीं, अपने काम के कारण नहीं, उसे सोनाली के काम के कारण घर के बाहर रहना पड़ता था। देर रात उस घर में आने की जगह बाहर कहीं रुककर कृतिका को भूखे अपनी रात गुजारना ज्यादा सही लगता। क्योंकि घर की नौकरानी उसके लिए खाना नहीं बनाती थी, इसलिए उसे अपने लिए खुद ही कुछ पकाना पड़ता था। यही वो कारण था जिसकी वजह से धीरे धीरे उसने कुकिंग में महारत हासिल कर ली। सच तो यही है कि कोई भी जन्म से अच्छा कुक नहीं होता, परिस्थितियां उसे धीरे धीरे अच्छा कुक बना देती हैं। अनुराधा कृतिका के हाथ का बना लजीज खाना खा रहे थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसका स्वाद उन्हें थोड़ा कड़वा लग रहा था। ये उनके मन का गिल्ट था। क्यों उन्होंने अपनी बेटी को वीरेंद्र के पास रहने के लिए छोड़ दिया था? अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी बेटी को वो सब कुछ सहना नहीं पड़ता जो राठौर परिवार ने उसके साथ किया था। इसी वजह से जब से कृतिका उनके साथ रहने के लिए उनके घर में शिफ्ट हुई थी, तब से उन्होंने उसे घर का कोई भी काम करने नहीं दिया था। जितनी मुश्किलें उसने पहले झेली थी, वो उन्हें बदल नहीं सकती थी, लेकिन कम से कम अब और आगे फ्यूचर में वो उसे वो सब कुछ एंजॉय करने का मौका दे सकती थी जो राठौर फैमिली के साथ रहते हुए वो एंजॉय नहीं कर पाई थी। डिनर के बाद कृतिका ने सभी बर्तन धोकर जल्दी से उन्हें अपनी जगह पर सेटल कर दिया। अपने कमाए पैसों से उसने एक डिशवॉशर भी खरीद लिया था, इसलिए अब बर्तन धोने में उसे या अनुराधा को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। जब कृतिका किचन का अपना पूरा काम कर लिविंग रूम में आई, तो उसने देखा कि उसकी माँ उर्मिला देवी और पल्लवी सभी सोफे पर बैठ चुके थे। उर्मिला देवी और पल्लवी एक्साइटमेंट में अनुराधा को देखे जा रहे थे। अनुराधा ने डिनर करने के बाद केस में वापस से रख दिए गिटार को बाहर निकाला और उसके तारों को हल्का छेड़ने लगी। उनके एक्शन काफी स्लो थे। गिटार के तारों को हल्का सा भी छेड़ना उन्हें उस जमाने की याद दिला रहा था, जब वो अपने पिता के बताए धुन को उनके साथ मिलकर बजाने की कोशिश करती थी। कृतिका और बाकी के दोनों लोग एकदम से शांत थे। उनके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। किसी में भी उस वक्त अनुराधा आंटी को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं थी। गिटार के तारों पर हल्की थिरकन के बाद अनुराधा आंटी खड़ी हो गई। उसका ऊपरी हिस्सा उन्होंने अपने कंधे पर टिका लिया। अपनी आंखों को बंद करते ही उन्हें अपना बीता हुआ अतीत अपने सामने नजर आने लगा। उसके बाद उन्होंने गिटार पर एक धुन बजानी शुरू की। एक हल्की मेलोडियस और प्यारी सी धुन हवा में तैर उठी। हर एक धुन उनके बीते अतीत को झकझोर रही थी। ये एक दर्द भरी धुन थी, लेकिन इसके एहसास ने वहां मौजूद सभी लोगों के दिल को खुशी से सराबोर कर दिया था। मानो ठंड में सूरज की रोशनी जैसे आपको खुशनुमा एहसास देती है, वैसे ही ये धुन भी उन्हें एक खुशनुमा एहसास दे रही थी। उर्मिला देवी इस वक्त अनुराधा को काफी ध्यान से देख रही थी। उन्हें अनुराधा के अंदर एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। इस तरह की शांति उनके नीचों में थी और शायद इसी वजह से उनके करीब आने वाले लोग उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करते थे। उनका अच्छा और शांत स्वभाव वक्त के साथ कभी कम नहीं हुआ था। उर्मिला देवी ने दिल ही दिल में वीरेंद्र को कोसा। चाहे बात पास्ट की हो या प्रेजेंट की, उनकी नजर में वीरेंद्र अनुराधा को कभी डिजर्व नहीं करता था। वो जाहिल इंसान अपनी पूरी जिंदगी सौमिता जैसी गिरी हुई औरत के साथ बिताना ही डिजर्व करता था। कुछ देर बाद अनुराधा की परफॉर्मेंस खत्म हो गई। हाँ, बीच के कुछ हिस्सों में वो उस धुन को ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ऐसा होना नॉर्मल था। आखिर वो काफी सालों के बाद गिटार बजा रही थी, लेकिन फिर भी ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। ये धुन किस गाने की थी? चाहे बात उर्मिला देवी की हो, पल्लवी की या कृतिका की, हर कोई उनकी परफॉर्मेंस को इस तरह मगन होकर सुन रहा था कि किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि वो किस गाने की धुन बजा रही थी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस वक्त ऋषि कपूर की एक फेमस फिल्म आई थी जो मेरे पिताजी को बहुत पसंद थी। वो हमेशा इसकी धुन बजाकर मुझे रात में सुलाया करते थे। अनुराधा ने वापस से सोफे पर बैठते हुए रिप्लाई किया। जब उन्होंने अपने पिता के लिए उस गिटार को थामा, तो उनके मन में सबसे पहले जो धुन उभर कर सामने आई वो यही थी। वो उनका अतीत था। जब उन्होंने वीरेंद्र से शादी नहीं की थी, तब उनके पिता जिंदा थे। जब उनके पिता की क्लास में एक बच्चा उनके साथ बैठकर गिटार बजाया करता था। वो सारी यादें बहुत खूबसूरत थी।
लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं था। माना कि वीरेंद्र एक निहायती घटिया और गिरा हुआ इंसान था, लेकिन सिर्फ उसी के कारण उन्हें कृतिका जैसी प्यारी बेटी मिली थी, जिस पर वो अपनी जान छिड़कती थी। अपने पास्ट को लेकर शायद कई चीजों का पछतावा रहा होगा उन्हें। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अलग फैसले लिए होते तो शायद उनकी जिंदगी काफी बेहतर होती। लेकिन अगर बात कृतिका की जाए तो उन्हें अपने लिए गए फैसले पर जरा भी अफसोस नहीं था। ये बहुत खूबसूरत था माँ। कृतिका को उनकी बजाई धुन दिल से पसंद आई। उर्मिला देवी और पल्लवी ने भी उनकी तारीफ की। अनुराधा शर्मिंदगी से मुस्कुरा रही थी। मुझे पता है तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही थी। मैंने सालों बाद इसे बजाया है। मैंने कुछ गलतियां तो जरूर की हैं। चिंता मत करो, तुम बिना बात के परेशान हो रही हो। उर्मिला देवी ने कहा, तुमने हमारे लिए गिटार बजाई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल से कहूँ तो तुम बहुत अच्छी गिटार बजा लेती हो। बस तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम खुद की एक क्लास स्टार्ट कर छोटे बच्चों को गिटार बजाना सिखा सकती हो। कृतिका को भी लगा कि उर्मिला देवी की सलाह काफी अच्छी है। वैसे भी घर पर अनुराधा के पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। दो लोगों के खाने पीने की जरूरी चीजें मार्केट से लाना, कुकिंग करना, उसके बाद वो पूरे दिन कृतिका के घर वापस लौटने का इंतजार करती रहती थी। देखा जाए तो उस घर में वो एकदम से अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर वो कुछ ऐसा करती है जो उन्हें काफी पसंद है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इस तरह से उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता जो मीनिंगफुल होता, जो उन्हें खुश रखता। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो अनुराधा को पैसे कमाते हुए देखना चाहती थी। भले ही वो लोग अमीर नहीं थे, लेकिन इस वक्त उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पहले से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अगर बात दो लोगों की जाए तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन कृतिका की थी, उसके हिसाब से उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। कम से कम अब कृतिका उन दोनों के लिए मार्केट जाकर कपड़े तो खरीद सकती थी। उसे ये तो महसूस नहीं करना पड़ रहा था कि उनके पास पैसों की कोई कमी है। सोनाली के लिए एज एन असिस्टेंट काम करते हुए ऐसी कोई खरीदारी करना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। इसलिए अगर अनुराधा बच्चों के लिए गिटार क्लासेस ओपन करती है तो उन्हें उनसे पैसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसकी माँ को ये पसंद है और वो सच में बच्चों को सिखाना चाहती है और ऐसे बच्चे भी वहां मौजूद हो जो उनसे गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो वो बिना फी लिए उन्हें इसके बेसिक्स जरूर सिखा सकती थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। उर्मिला देवी और पल्लवी ने उन दोनों को और डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। वो जल्दी ही वहां से लौट गए। उनके जाने के बाद अनुराधा के चेहरे की मुस्कुराहट हर पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उर्मिला माँ और पल्लवी जी, दोनों कितनी अच्छी औरतें हैं। तुम्हारी किस्मत तो देखो, इत्तेफाक से पहले उनसे तुम्हारी मुलाकात नेपाल में हुई और अब आज यहाँ शॉपिंग मॉल में। कृतिका हंस पड़ी। एक्चुअली माँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। क्या? अनुराधा कंफ्यूज हो गई। वो दादी माँ एक्चुअल में निखिल की दादी है और वो आंटी निखिल की माँ। इतना कहने के बाद कृतिका ने उन्हें उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। ये भी कि क्यों नेपाल में हुई उनसे मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। उसकी सारी बात सुनने के बाद अनुराधा एकदम से परेशान हो गई। कहीं मैंने गलती से उन्हें डिसरिस्पेक्ट तो नहीं किया ना? नहीं माँ, आप एकदम ग्रेट थी, कहते हुए कृतिका ने आगे आकर उन्हें हक कर लिया। मैंने शुरू में इस बारे में आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि उनके बारे में जानने के बाद कहीं आप नर्वस ना हो जाए। उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए आप उनसे ज्यादा नेचुरल होकर बात कर सकती थी। इस तरह वो हमारे अच्छे और बुरे दोनों पहलू को देख और समझ पाते। ये काफी अच्छा भी रहा माँ। कृतिका की बात सुनने के बाद अनुराधा ने राहत भरी सांस ली। उनके बारे में जानने के बाद मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैंने उन पर खुद को और तुम्हें लेकर कोई बैड इंप्रेशन तो नहीं छोड़ा ना। माँ, आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपको खुद को थोड़ी तो क्रेडिट देनी चाहिए। आप बहुत अच्छी माँ है। वो आपको क्यों नहीं पसंद करेंगी? कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। जवाब में अनुराधा आंटी और भी ज्यादा मुस्कुरा उठी। जिस तरह से उर्मिला माँ बिहेव कर रही थी, उससे मुझे नहीं लगता कि उन्हें मालूम है कि तुम उनकी असलियत जानती हो। उनकी बातें काफी घुमावदार थी। हाँ, वो अपनी आइडेंटिटी बदल कर मुझसे मिली थी। क्योंकि उन्हें ऐसा करने में काफी मजा आ रहा है, तो मैं भी उनके मजे को खराब करने की कोशिश नहीं कर रही।
लेकिन आंटी के बिहेवियर को देख मुझे लगता है कि वो जानती है कि मैं उन दोनों को पहचान चुकी हूँ। अनुराधा आंटी अपना पेट पकड़कर हंस पड़ी। निखिल की दादी सच में काफी इंटरेस्टिंग विमेन है। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद दोनों अपने अपने बेड पर चले गए। पिछली बार की ही तरह कृतिका ने निखिल को उसकी दादी और उसकी माँ के उससे मिलने के बारे में सब कुछ बता दिया। ये भी इस बार वो दोनों उसकी माँ से मिलने के लिए उसके घर आए थे। लेकिन इस वक्त दोनों ही दो दो अलग अलग टाइम जोन में थे। जहाँ इस वक्त निखिल था, वहाँ इस वक्त दिन का समय हो रहा था और वो अपने काम में बिजी था। कृतिका को समझ नहीं आया कि वो किस वक्त उसे कॉल करे, इसलिए उसने ये सारी बातें उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दी ताकि जब भी उन्हें निखिल पढ़े तो वो उसे रिप्लाई कर सके। कृतिका की मूवी के प्रीमियर के दिन पहले शाम के वक्त उसे निखिल का मैसेज आया। क्या मूवी अगले दिन के बाद रिलीज हो रही है? कृतिका उस वक्त ऑफिस में थी। उसने तुरंत उसे रिप्लाई किया, हाँ, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम अब तक वापस नहीं आ पाए हो। तुम चाहती हो कि मैं भी प्रीमियर में रहूं? निखिल ने मैसेज में सवाल किया। और नहीं तो क्या, आखिर ये मेरी पहली फिल्म है। मैं पहली बार एक्टिंग कर रही हूँ। काश तुम भी यहाँ होते। पर कोई बात नहीं, मैंने अंजलि से कहा है कि वो मूवी प्रीमियर की रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मेरे लिए बचा कर रखे, ताकि तुम जब वापस आओ तो वो मैं तुम्हें दिखा सकूंगी। कृतिका ने रिप्लाई किया। निखिल ने तुरंत रिप्लाई किया, जरूर। इससे पहले कि वो कुछ और टाइप करता, उसे एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ी। निखिल, तुम क्या देख रहे हो? उसके चेहरे पर उभरी मुस्कान कोमल सी थी। निभा ने मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह से हल्का सा उचक कर निखिल के फोन को देखने की कोशिश की। आखिर निखिल चैट किससे कर रहा है? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? निखिल ने झट से अपने फोन की स्क्रीन ऑफ कर दी। किसी से नहीं। उसके बाद वो उठकर खड़ा हो गया और सोफे की दूसरी तरफ बैठे गोस्वामी अंकल से उसने कहा, अंकल मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? गोस्वामी ने अपनी जगह से उठते हुए सवाल किया। वो एकदम से शर्मिंदा महसूस करने लगे थे। मुझे अभी भी एक और मीटिंग अटेंड करनी है। अगली बार काम से जब मेरा यहाँ दोबारा आना हुआ तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, निखिल ने कहा। इस बार गोस्वामी अंकल से मिलने का काम उसे उसके पिता शशिकांत ओबेरॉय ने सौंपा था। गोस्वामी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। वो एक फेमस कंपोजर थे। उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया था और अपने बेहतरीन काम के लिए उन्हें 2 बार अकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अमेरिकन द्वारा इतना बड़ा सम्मान किसी एशियाई व्यक्ति को देना एक बड़ी बात थी। वो भी तब जब पूरे एशियाई समाज की उनकी नजरों में कोई इज्जत नहीं थी। वो उनसे बुरी तरह भेदभाव करते थे। यहाँ लॉस एंजलिस में एशियाई लोगों को अश्वेत लोगों से भी ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद भी इतने बड़े कॉम्पिटिटिव फील्ड में गोस्वामी ने काफी सक्सेस हासिल की थी। इस वजह से म्यूजिकल फील्ड और मूवी इंडस्ट्री में उनका स्टेटस सभी के लिए काफी ऊंचा था। स्मॉल स्क्रीन के टेलीविजन शोज तो उनसे अपने शोज में म्यूजिक देने की बात करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। चाहे वो कोई भारतीय प्रोडक्शन हाउस हो या फिर विदेशी, हर कोई उनसे अपनी फिल्मों में काम करवाना चाहता था। सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि गोस्वामी को कहीं काम मांगने के लिए जाना भी नहीं पड़ता था। उनके पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी जो उनकी अपनी फिल्मों में म्यूजिक देने की हाँ का वेट करते रहते थे। अपनी जवानी में गोस्वामी और शशिकांत ओबेरॉय अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब निखिल छोटा बच्चा था तो लॉस एंजलिस आने पर कभी कभी वो उसे अपने साथ गोस्वामी के पास ले आते थे। तब गोस्वामी का छोटा भाई और उसकी बीवी हमेशा अपनी बेटी निभा को साथ लेकर उनके घर आ जाते थे। गोस्वामी के घर आने का उनका मुख्य कारण उसका किसी न किसी तरह से फायदा उठाना था। निखिल को बचपन से ही गोस्वामी अंकल के छोटे भाई और उसकी बीवी से नफरत थी। वो हमेशा कोई न कोई स्कीम बनाते रहते थे। और जब उन्हें ये पता चला कि शशिकांत ओबेरॉय एक्चुअल में ओबेरॉय कॉरपोरेशन का मालिक है और निखिल उसका बेटा, तब से जब भी शशिकांत निखिल को अपने साथ वहां ले जाते थे, निभा भी अपनी फैमिली के साथ वहीं मौजूद रहती थी। इस बात से शशिकांत अंकल और निखिल को काफी चिढ़न होती थी। इस बार भी बदकिस्मती से उसे निभा का सामना करना पड़ गया था। निभा एक्चुअल में मधुलिका से भी काफी तेज थी। वो जानबूझकर ये बात कभी मेंशन नहीं करती थी कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं,
लेकिन वो अपने बिहेवियर से लोगों को ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती थी कि वो सच में बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। निखिल को इस बात से सख्त नफरत थी और वो इस वजह से काफी गुस्से में भी रहता था। उसने इनडायरेक्टली उस लड़की की काफी इंसल्ट की थी और उसे ये भी जाहिर कर दिया था कि वो उसे जरा भी पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो लड़की ऐसे बिहेव करती थी जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। उसे जाने के लिए तैयार देख निभा भी सोफे पर से उठ गई। निखिल, तुम यहाँ मैक्सिस कंपनी से पार्टनरशिप को लेकर डिस्कस करने के लिए आए थे ना? ये प्रपोजल कैसा जा रहा है? अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। मैं मैक्सिस कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, निखिल ने बेरुखी से कहा। निभा मैक्सिस कंपनी में बस एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर थी। उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो निखिल की कोई मदद कर सके। उसे मैक्सिस कंपनी में जॉब भी सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि उसके अंकल गोस्वामी थे। मैक्सिस के ओनर को लगता था कि चूंकि निभा गोस्वामी की रिलेटिव है तो उसके रिलेटिव को अपनी कंपनी में काम पे रखने के कारण गोस्वामी उसकी कंपनी की प्रोड्यूस की गई फिल्मों में म्यूजिक देने से मना नहीं करेगा। निभा किसी भी तरह से निखिल और उनके बीच के हो रहे ऑफिशियल बिजनेस के डिस्कशन के कांटेक्ट में नहीं आ सकती थी। इसके अलावा अगर वो किसी तरह से ये कर भी लेती तो भी निखिल उसे अपने करीब आने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। वो सच में उससे बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। वो उसके लिए अपने चेहरे पर आए चिढ़ वाले एक्सप्रेशंस को छुपाने की कोशिश भी नहीं करता था। वो गोस्वामी अंकल और निभा दोनों को ये बात साफ साफ जाहिर होने दे रहा था कि उसे निभा से प्रॉब्लम है। अंकल, मैं डैड के कारण आपसे मिलने के लिए आता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तब मुझे यहाँ सिर्फ आप ही मिले। निखिल ने अपने आखिरी शब्दों को काफी क्लियरली और जोर से कहा था। लेकिन फिर भी निभा की थोड़ी तो तारीफ होनी ही चाहिए। निखिल के इतनी बड़ी बात कह देने के बाद भी बिना एक बार अपनी पलक झपकाए वो उसे देख मुस्कुराती रही, मानो निखिल ने ये सब उसे टारगेट कर कहा ही नहीं था। लेकिन गोस्वामी अंकल निभा की तरह बेशर्म नहीं थे। उन्होंने ऑकवर्ड महसूस करते हुए जवाब दिया, मैं समझ गया। निखिल को विदा करने के बाद वो निभा पर बुरी तरह भड़क उठे। मैंने तो तुम्हें नहीं बताया था कि निखिल आज यहाँ आने वाला है, फिर तुम्हें उसके यहाँ आने के बारे में कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला ये जानने की कोशिश मत कीजिए अंकल। आप मुझे ये बताइए कि निखिल के आने के बाद आपने मुझसे क्यों छुपाई? निभा ने बेशर्मी दिखाते हुए कंप्लेन किया। तुम जानना चाहती हो कि मैंने ये बात क्यों छुपाई? तुम्हें लगता है कि बेशर्मों की तरह निखिल के पीछे पड़े रहने से तुम्हें वो हासिल होने वाला है? खुद को और मुझे और शर्मिंदा करना बंद करो, गोस्वामी ने कहा। वो उस लड़की के बिहेवियर से पूरी तरह चिढ़ा हुआ था। उनकी और शशिकांत ओबेरॉय की दोस्ती किसी भी तरह के फायदे को लेकर नहीं थी। वो पक्के दोस्त थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि निभा की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ जाए और आगे जाकर वो पहले की तरह दोस्त बने ना रह सके। आज निखिल वैसे भी उसे लेकर काफी नाराज हो गया था। शशिकांत को भी निभा और उसके पेरेंट्स फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन रमाकांत उनका छोटा भाई था और निभा उनकी भतीजी। वो कर भी क्या सकते थे? आखिर में मजबूर होकर वो किसी भी तरह से निखिल या शशिकांत के उनसे मिलने के लिए आने की खबर को निभा और उसकी फैमिली से छिपाने की कोशिश करते थे। लेकिन इसके बाद भी उनका छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ बेशर्मों की तरह वहां आ धमकता था। उन्होंने ओबेरॉय परिवार के सदस्यों के उनसे मिलने के लिए आने की खबर भी किसी तरह से निकलवाने की तरकीब ढूंढ निकाली थी। गिरदास, गोस्वामी गुस्से में जोर से चिल्ला उठे। तुरंत एक मिडिल एज हाउसकीपर वहां आया। यस सर, पता करो कि किसने मेरे घर से जुड़ी इंफॉर्मेशन बाहर लीक की और तुरंत उसे फायर करो। साथ में घर में काम करने वाले सभी वर्कर्स को याद दिलाओ कि वो किसके लिए काम करते हैं और उनका मालिक कौन है। इसके बाद भी अगर किसी ने मेरे घर की इंफॉर्मेशन बाहर लीक करने की कोशिश की तो उसे उसी वक्त अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, गोस्वामी गरजते हुए बोले। यस सर, कहने के बाद गिरदास पलटा और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने चला गया। उसके बाद गोस्वामी निभा की तरफ पलटा। अगर आगे भी तुम्हें किसी तरह पता चल जाता है कि निखिल कब यहाँ आने वाला है तो भी तुम यहाँ बिना मेरे बुलाए नहीं आओगी। अगर तुम आई तो तुम्हें शर्मिंदा होकर घर के बाहर ही रहना होगा। मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। चूंकि अब निखिल वहां से जा चुका था
तो निभा को अपने असली रंग में आने में देर नहीं लगी। अंकल, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको मेरे लिए कुछ करने को थोड़ी ना कह रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि जब निखिल यहाँ आए तो आप मुझे उससे मिलने दीजिए और मेरे लिए कुछ ऐसे मौके क्रिएट कीजिए जिससे मैं उसके साथ अकेले में कुछ वक्त बिता पाऊँ। आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी होगी, आपको बस चुप रहना होगा और मुझे मेरा काम करने देना होगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, गोस्वामी ने बेरुखी से कहा। क्यों नहीं? निभा उदास होते हुए बोली। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। ये कहकर गोस्वामी ने उसका मजाक उड़ाया। निभा का चेहरा तुरंत गुस्से से अंगारे की तरह लाल हो गया। उसके अंकल उसकी बोल्डनेस को लेकर उसे डांट रहे थे, है ना? तुम्हारी हेल्प? क्या पहले मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है? पहले जब तुम्हारे माता पिता बेशर्मों की तरह तुम्हें यहाँ लाया करते थे तो तुम्हें क्या लगता है कि ओबेरॉय परिवार को पता नहीं चलता था कि तुम लोगों का असली मकसद क्या है? क्योंकि वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं और मुझे शर्मिंदा फील नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी तुम लोगों को या मुझे कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ चूंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैंने तुम लोगों को मौका दिया, ये जानते हुए भी कि ओबेरॉय परिवार तुम्हें पसंद नहीं करता है। फिर भी मैंने तुम लोगों को यहाँ आने से कभी नहीं रोका। लेकिन इन सब के बावजूद भी निखिल को तुम जरा भी पसंद नहीं। गोस्वामी अंकल का गुस्सा अब मजाक उड़ाने वाली हंसी में बदल चुका था। अगर तुम उसे पसंद होती तो वो कब का तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गया होता। तुम्हें क्या लगता है कि निखिल कोई ऐसा लड़का है जो प्यार के मामले में घबराता है? या फिर तुम्हें लगता है कि किसी नॉवेल या मूवी के कैरेक्टर की तरह उसके दिल में कोई राज छिपा है जिसने उसे इमोशनली हर्ट किया है और जिस वजह से वो लड़कियों के करीब नहीं जाता? अगर तुम ऐसा कुछ सोचती हो तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो और ये बात मान लो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें पसंद करने की जगह वो अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहना पसंद करेगा। चुप हो जाइए। निभा किसी घायल शेरनी की तरह गुर्राई। शायद सच में निखिल मुझे पसंद नहीं करता हो, लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता तब तक उसके करीब आने का मौका मेरे पास बना रहेगा। काश कि निभा को पता होता कि निखिल की जिंदगी में कृतिका ने कब का कदम रख दिया था। हा। गोस्वामी ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। लगता है थोड़ी देर पहले जो निखिल ने कहा था तुमने ध्यान से सुना नहीं। खुद से एक हद तक झूठ बोलना सही है, पर उस हद से ज्यादा नहीं। अगर उसके मन में तुम्हें लेकर जरा भी इंटरेस्ट रहा होगा तो भी तुम्हारी बेशर्मी के कारण उसका इंटरेस्ट तुमसे कब का खत्म हो चुका होगा। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे बिहेवियर से उसे कितनी चिढ़ होती है। वो तुमसे परेशान हो चुका है। गोस्वामी चिल्लाया। और तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करना बंद करो। भूलो मत कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो किसकी वजह से है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैक्सिस में नौकरी कैसे मिली? क्योंकि तुमने वहां मेरे नाम का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि तुम्हारे उसकी कंपनी में काम करने के कारण मैं उनके प्रोजेक्ट पर काम करने से मना नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। लेकिन लगता है अब तुम ये सब भूल चुकी हो। तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तुमने निखिल से ये तक कह दिया कि अगर उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो तुम्हें जरूर बताए। लगता है कि तुम भूल गई कि मैक्सिस में तुम्हारी पोजीशन क्या है। गोस्वामी आज बहुत गुस्से में थे। वो निभा को जलील करने का कोई भी मौका छोड़ने वाले नहीं थे। वो पहली या दूसरी बार ये बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन निभा और उसकी फैमिली ये सालों से करते चले आ रहे थे। जब वो उनके साथ अपनी फैमिली की तरह बिहेव कर रहे थे तो उनकी वो फैमिली उन्हें किसी बेवकूफ की तरह ट्रीट कर रही थी। आज गोस्वामी अंकल सच में काफी निराश थे। घर के एंट्रेंस की ओर पॉइंट करते हुए वो निभा पर जोर से चिल्लाए, गेट आउट। निभा गुस्से से अपना मुंह ऐंठते हुए वहां से बाहर चली गई, लेकिन उसने अपने अंकल की किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया था। अगली शाम वो ऑफिस का काम पूरा होने के बाद सीधे उस होटल के लिए चल पड़ी जिसमें निखिल ठहरा हुआ था। इस बार निखिल लॉस एंजलिस मैक्सिस कंपनी से बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग करने के लिए आया हुआ था और किस्मत से निभा भी उसी कंपनी में काम करती थी। इसलिए हल्की कोशिश के बाद ही उसे ये पता चल गया कि निखिल किस होटल में ठहरा हुआ है। निभा के पास निखिल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं थे, इसलिए उसे रिसेप्शन काउंटर के पास जाना पड़ा। हेलो, यहाँ ठहरे एक गेस्ट के साथ आज मेरी अपॉइंटमेंट है। उनका नाम निखिल ओबेरॉय है।
प्लीज थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, मुझे चेक करना होगा। रिसेप्शनिस्ट ने रिप्लाई किया। गेस्ट डिटेल्स में एंटर करने के बाद कुछ पल बाद वो अजीब ढंग से निभा को देखने लगी। निभा भी हैरान हो गई। वो रिसेप्शनिस्ट उसे इस तरह से क्यों देख रही थी? कुछ पल के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मिस्टर ओबेरॉय आज दोपहर में यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। वो यहाँ से जा चुका है? निभा की आंखें आश्चर्य में फैल गई। उसने कंपनी के अदर कलीग्स के साथ मिलकर अच्छे से चेक किया था। निखिल आज नहीं बल्कि अगली शाम को वापस जाने वाला था। आज सुबह तो वो उसकी कंपनी में मीटिंग के लिए भी आया हुआ था, लेकिन चूंकि उस वक्त वो मैक्सिस कंपनी के सीईओ के साथ था और उसके आसपास और भी कई गेस्ट थे, इस वजह से वो वहां सबके सामने उससे मिलकर उसे वेलकम करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने सोचा कि शाम में तो वो उसके होटल में जाकर उससे मिलने ही वाली है, तो अभी उससे बात करने के चक्कर में वो क्यों गलती करे। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि निखिल शाम से पहले ही वहां से जा चुका होगा। हाँ, वो चेकआउट कर चुके हैं। उस रिसेप्शनिस्ट ने एक बार फिर से कंफर्म किया। उसके पास निखिल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वैसे भी नहीं थी और अब वो वहां उससे मिल भी नहीं सकती थी। हार कर गुस्से में उसे वहां से लौटना पड़ा। एक दिन वो वापस मुंबई जरूर जाएगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस वक्त भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। क्या वो तब भी निखिल से नहीं मिल पाएगी? पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए और फाइट क्वीन मूवी के प्रीमियर का दिन आ गया। फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर्स मुंबई में नहीं रहते थे, इसलिए क्रू ने मूवी थिएटर के नजदीक ही एक 5 स्टार होटल को बुक किया था, जहां फिल्म का प्रीमियर होने वाला था। होटल से मूवी थिएटर हालांकि उन्हें ड्राइव करके जाना पड़ता, लेकिन इसमें कुछ मिनट भर से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला था। वैसे वो थिएटर सच में काफी नजदीक था, लेकिन फिर भी फिल्म की प्रोडक्शन क्रू सेलिब्रिटीज को वहां सीधे वॉक करके तो जाने नहीं दे सकती थी ना। इस तरह से एक दूसरे से नजदीक के होटल और थिएटर हॉल को चुनने का बस यही एक कारण था कि प्रीमियर के बाद उन्हें थिएटर पहुंचने में आसानी हो। हर एक्टर के लिए उस होटल में एक एक कमरा 2 दिन के लिए बुक कर दिया गया था। इसमें कुछ खास खर्च क्रू को नहीं उठाना पड़ा था। फिल्म का हर एक्टर जो मूवी के प्रीमियर को अटेंड करने वाला था, वो सभी पॉपुलर थे। यहाँ तक कि कृतिका भी। पहले इंडस्ट्री में उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन हाल फिलहाल जो कुछ हुआ था उसके बाद से वो लोगों के लिए अनजान नहीं रह गए थे। वो भी अब पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में आ चुकी थी, क्योंकि प्रेम के स्कैंडल ने कईयों को उसका फैन बना दिया था। लेकिन फिर भी जितनी फैन फॉलोइंग अभी उसकी थी, वो उसे एक सी लिस्ट एक्टर्स की कैटेगरी में शामिल करती थी। कृतिका पहली रात को ही होटल में आकर नहीं रुकी। मूवी प्रीमियर के दिन ही वो उस होटल में गई, मेकअप और ड्रेस चेंज करने के लिए। बाकी के सभी एक्टर्स ने खास उस दिन को लेकर अपने लिए अलग अलग स्टाइलिस्ट को हायर किया था। पहले तो कृतिका ने प्लान किया था वो अपना मेकअप और हेयर स्टाइलिंग खुद से करेगी, लेकिन होटल पहुंचते ही उसे अनुपम का कॉल आया कि उसने उसके लिए पहले ही एक स्टाइलिस्ट को हायर कर दिया है, जो उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही है। जब कृतिका होटल आई थी, तो उसके आने की कुछ देर पहले ही निवेदिता अपनी टीम के साथ होटल के लॉबी में पहुंचकर कृतिका के आने का इंतजार कर रही थी। निवेदिता का अपना खुद का स्टूडियो था, जिसमें ओबेरॉय कॉरपोरेशन के कुछ शेयर्स थे। एक तरह से वो और ओबेरॉय कॉरपोरेशन पार्टनरशिप में थे। कई फिल्में जिन्हें ओबेरॉय कॉरपोरेशन प्रोड्यूस करती थी, उनमें स्टाइलिस्ट के तौर पर निवेदिता और उसके पार्टनर क्रिस की टीम को हायर किया जाता था। कई फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जब किसी फिल्म फेस्टिवल में जाते थे, तो वो निवेदिता और क्रिस को हायर करते थे। स्टाइलिस्ट की बात की जाए तो आज के प्रीमियर को लेकर हर एक्टर ने अपने अपने खास और पसंदीदा स्टाइलिस्ट को हायर कर लिया होगा, लेकिन उनमें से किसी भी स्टाइलिस्ट की तुलना निवेदिता से नहीं की जा सकती थी। मिस कृतिका। अनुपम ने कृतिका की एक पिक निवेदिता को व्हाट्सएप कर दी थी, इसलिए कृतिका को पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम निवेदिता। अनुपम सर ने आपको मेरे बारे में जरूर इन्फॉर्म किया होगा। आज के लिए मैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया। आज के लिए आपको मेरा ख्याल रखना होगा, कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। नो प्रॉब्लम, निवेदिता ने रिप्लाई किया। उसके बाद कृतिका ने रिसेप्शनिस्ट से बात की। अपने कमरे के की कार्ड को लेकर एक स्टाफ की हेल्प से वो निवेदिता और उसकी टीम खुद को प्रोवाइड किए गए कमरे में चली गई। निवेदिता की टीम में अच्छे खासे लोग थे,
इस टीम में उसके असिस्टेंट, उसके कुछ स्टूडेंट्स, हेयर ड्रेसर्स के अलावा और कुछ अलग अलग लोग थे। हर कोई किसी खास एरिया में स्पेशलाइज था। इसलिए कमरे के अंदर आने के बाद उस 5 स्टार होटल का विशाल कमरा भी काफी छोटा लगने लगा। वहां लोगों की भीड़ कुछ ऐसी हो गई थी कि मानो वो सब सड़क के किसी चौराहे पर हो। अनुष्का मैम, गेस कीजिए कि कॉरिडोर में वॉक करते हुए मैंने किसे देखा? ज्योति तेजी से अनुष्का के कमरे में अंदर आते हुए बोली। उस वक्त वो अपना मेकअप करवा रही थी। उसके बगल में दीवार से नजदीक एक पोर्टेबल रैक पर प्रीमियर के वक्त उसका पहना जाने वाला एक शॉर्ट गाउन रखा हुआ था। साथ ही कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। पहली बुझाने का मेरे पास वक्त नहीं, सीधे सीधे बताओ तुमने किसे देखा है? अनुष्का अपने मोबाइल में कैंडी क्रश खेलने में बिजी थी, इसलिए ज्योति के सवाल को सुनकर उसने रूखेपन से उल्टे उसे सवाल पूछ लिया। मैंने कृतिका को देखा, ज्योति ने रिप्लाई किया। और कृतिका के साथ साथ निवेदिता और उसकी टीम को। उसके साथ काफी बड़ी टीम थी। क्या वो निवेदिता को अपने स्टाइलिंग के लिए कैसे हायर कर सकती है? अनुष्का ने झटके से अपनी गर्दन को सीधा करते हुए आश्चर्य में सवाल किया। इस अचानक झटके से उसके आईब्रो पर काम कर रहे आर्टिस्ट से एक लंबी लकीर अनुष्का के फोरहेड पर खिंच गई। आईने में अपनी शक्ल देखते हुए अनुष्का चिल्ला उठी। क्या तुम्हें पता नहीं कि मेकअप कैसे किया जाता है, इडियट? उसकी फटकार सुनते ही मेकअप आर्टिस्ट ने अपना मुंह गुस्से से ऐंठ लिया। उस लड़की ने अचानक से अपनी गर्दन को झटका देकर सीधा कर लिया, वो भी तब जब वो उसकी आईब्रोज बना रही थी। खुद की हुई गलती के लिए वो उसे कैसे डांट सकती थी? अगर उसे मेकअप करना नहीं आता तो अनुष्का अपने लिए निवेदिता को ही क्यों नहीं हायर कर लेती है? आखिर उसमें तो उससे कहीं ज्यादा एबिलिटी है। प्लीज मैम, आप ज्यादा हिलिए डुलिए नहीं, उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। तुम सिर्फ मेकअप कर रही हो ना, फिर मैं हिल-डुल क्यों नहीं सकती? गुस्से से अनुष्का गुर्राई। मैं ये नहीं कह रही कि आप जरा भी मत हिलिए, आप जितना चाहे उतना मूव कर सकती है, बस थोड़ा धीरे और एक वार्निंग के साथ, ये ठीक रहेगा ना? वो मेकअप आर्टिस्ट बोली। तो तुम अब लॉजिक लगा रही हो? तो सुनो, शुक्र मनाओ कि तुमने बस अभी मेरी आईब्रोज बर्बाद की है। अगर यही तुमसे जरा सी भी भूल हुई होती तो तुम्हारी पेंसिल से मेरी आंख फूट गई होती। अनुष्का अचानक से अपनी आवाज तेज करते हुए बोली। उसकी नखरों भरी बातें सुन उस मेकअप आर्टिस्ट का मन सच में अनुष्का की आंख फोड़ देने का होने लगा। लेकिन किसी तरह उसने अपने गुस्से को और खुद को शांत किया। आखिरकार अनुष्का उसकी एम्प्लॉयर थी, चाहे जो भी हो। उसके काम के पैसे उसे उसी जाहिल लड़की से तो मिलने वाले थे। ठीक है, फिर मैं पहले आईलाइनर लगा देती हूँ, अभी हो सके तो आप हिलिएगा मत, उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। रुको। अनुष्का ने अपनी आंखों की तरफ बढ़ रहे उसके हाथ को थाम लिया और उसे धक्का दे दिया। फिर वो ज्योति की तरफ पलटते हुए बोली, तुमने ठीक से देखा था ना, कृतिका के साथ निवेदिता ही थी। हाँ बिल्कुल, भले ही मैंने सामने से उसे कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं उनकी प्रोग्राम्स को रोज देखते आई हूँ। आई एम श्योर मैंने कुछ गलत नहीं देखा। ज्योति ने तुरंत अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की। अनुष्का को ये काफी अनफेयर लगा। निवेदिता को बुक करना कितना मुश्किल है। मैंने सुन रखा है कि शिवेनी नाम की एक एक्ट्रेस ने एक बार उसे हायर करने की कोशिश की थी, लेकिन निवेदिता ने उसे अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया। श्रीवेणी को ए लिस्ट एक्ट्रेसेस की कैटेगरी में सबसे निचली पोजीशन पर रखा जाता था। उसने टीवी इंडस्ट्री पर राज किया था, जिस वजह से उसे छोटे पर्दे की क्वीन बुलाया जाने लगा। उसकी सक्सेस की लिस्ट में बस एक कमी थी, वो ये कि उसने पहले कभी किसी मूवी में काम नहीं किया था। लेकिन अब उसकी सक्सेस की लिस्ट से ये कमी भी दूर होने वाली थी। न्यू ईयर के वक्त उसकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। ये एक फैंटेसी मूवी थी, लेकिन उसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस की गारंटी कौन ले सकता था? टीवी की उस क्वीन ने अपनी डेब्यू फिल्म के प्रीमियर और प्रमोशनल टूर के लिए निवेदिता को अपनी स्टाइलिस्ट के तौर पर हायर करने की लाख कोशिशें की थी, लेकिन इतने पापड़ बेलने के बाद भी निवेदिता ने उसे खुद से मिलने का अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया। उसके लिए हायर होना तो दूर की बात थी। चाहे जो भी हो, अनुष्का ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कृतिका की स्टाइलिस्ट निवेदिता है। इन सब ख्यालों के बीच उसने नफरत भरी निगाहों से अपनी स्टाइलिस्ट को देखा। वो मेकअप आर्टिस्ट चौंक कर रह गई। हाँ, मुझसे नफरत क्यों कर रही हो? अगर केपेबल हो तो तुम्हें अपने स्टाइलिस्ट के तौर पर निवेदिता को ये हायर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ओरिजिनली वो मेकअप आर्टिस्ट अनुष्का के मेकअप को काफी अच्छे से और डिटेल में करना चाहती थी, लेकिन अब उसे अनुष्का से चिढ़ होने लगी थी और इस वजह से उसने उसकी मेकअप को लापरवाही से करने का मन बना लिया।
प्रीमियर में जाने से पहले हमारे पास कितना समय बचा है? अनुष्का ने ज्योति से सवाल किया। अपनी घड़ी पर एक नजर डालने के बाद ज्योति ने कहा, तकरीबन 1.5 घंटा। इधर आओ। अनुष्का ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। ज्योति के उसके पास आने पर फिर से अपने हाथ के इशारे से उसने उस मेकअप आर्टिस्ट को खुद से दूर जाने को कहा। शु, थोड़ी देर के लिए कमरे के बाहर जाओ। उस वक्त वो मेकअप आर्टिस्ट किसी जानवर को भगाने के लिए किए जाने वाले अनुष्का के श के एक्सप्रेशन के बाद भी काफी शांत थी। उस जाहिल लड़की पर गुस्सा करने का मतलब कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर था। वो खुद को उसके लेवल तक नहीं गिरा सकती थी। इसलिए बिना कुछ कहे वो अपनी असिस्टेंट और अपनी पूरी टीम के साथ वहां से बाहर चली गई। मेरे लिए क्या ऑर्डर है अनुष्का मैम? ज्योति ने खुश करने के चक्कर में उसकी चापलूसी करते हुए कहा। कृतिका के कमरे में जाओ और कंफर्म करो कि उसकी मेकअप आर्टिस्ट निवेदिता ही है या कोई और। लेकिन तुम्हारा असली काम ये नहीं है। इसके अलावा भी तुम्हें एक और काम करना है, अनुष्का ने कहा। अचानक से ज्योति को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। तो वहां जाने के बाद मेरा असली काम क्या होगा? अनुष्का अपने होठों को बाएं किनारे से ऊपर उठाते हुए बोली, जाओ वहां जाकर देखो कि कृतिका ने प्रीमियर में जाने के लिए अपनी ड्रेस पहन ली है या नहीं। वैसे कोई भी इतनी जल्दी तो अपनी ड्रेस नहीं पहनता है, यानी कि उसका ड्रेस भी मेरी ड्रेस की तरह ही कमरे में कहीं रखा होगा। कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि वो ड्रेस ही बर्बाद हो जाए। इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसकी ड्रेस को ऐसे वक्त पर बर्बाद करो कि उसके पास कोई और ड्रेस खरीदने का मौका ही ना रहे। क्या? ज्योति ये करने से घबरा रही थी। वो ये करना नहीं चाहती थी। ये करना बहुत मुश्किल है। उसके कमरे में पहले से कई लोग हैं। यही बात तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। वहां इतने लोग हैं कि किसी का तुम पर ध्यान नहीं जाएगा कि तुम क्या कर रही हो। उसके बाद अनुष्का ने पर्स से एक पॉकेट नाइफ बाहर निकाला और ज्योति के हाथ में रख दिया। इसे पकड़ो, ये तुम्हारे काम आएगा। ज्योति एकदम से शॉक्ड रह गई। अनुष्का के असिस्टेंट बने हुए उसे इतना वक्त तो हो गया था कि वो जान सके कि अनुष्का जनरली अपने पर्स में क्या क्या रखती है। अब से पहले तो उसने कभी अपने पर्स में कोई पॉकेट नाइफ नहीं रखा था। इस लड़की ने काफी पहले से ये प्लान अपने मन में बना रखा होगा। वो जानबूझकर कृतिका के आज के लुक को बर्बाद करना चाह रही होगी। पकड़ो इसे, अनुष्का गुर्राते हुए बोली। ज्योति ने अपना सिर को ना में हिलाते हुए कहा, अनुष्का मैम, वहां ढेर सारे लोग होंगे, उनमें से किसी ने भी मुझे देख लिया तो अगर मैं पकड़ी गई तो? अनुष्का ने चिढ़ते हुए अपनी होंठ सिकुड़ लिए। तो क्या तुम ये करते हुए और केयरफुल नहीं रह सकती हो? पकड़े जाने के बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि वहां ढेर सारे लोगों के होने के कारण किसी का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। वो सब छोड़ो, अगर तुम सच में पकड़ी भी गई तो क्या कृतिका पुलिस को बुलाएगी तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए? आखिर में तुमने किया क्या होगा? बस उसकी मामूली सी एक ड्रेस बर्बाद की होगी तुमने। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। चलो मान लिया कि तुम पकड़ी गई, तो भी तुम अपनी अर्निंग के लिए उस पर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकती हो ना। फिर तुम्हें इतना डरने की क्या जरूरत है? ज्योति मन ही मन अनुष्का को कोसने लगी। अगर ऐसी बात है तो ये काम तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती हो? भले ही वो कृतिका पर अपनी अर्निंग के लिए डिपेंड नहीं करती थी, फिर भी बिना उससे किसी दुश्मनी के वो उसे ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जब वो नेपाल में थी तब कृतिका को लेकर उसे कुछ भी नहीं मालूम था। भले ही उसने अंजलि से सुना था कि वो पीआर इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रही है, तो भी क्योंकि वो उस सेक्टर से बिलोंग नहीं करती थी और उस सेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि कृतिका सच में कितनी अच्छी पीआर है। और इसी वजह से उसने अंजलि की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया।